दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में संप्रेषण के बारे में आज चर्चा करेंगे कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण की परिभाषा क्या है, संप्रेषण की विशेषताएं क्या हैं और संप्रेषण का महत्व क्या होता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी है। मानो एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही रहता है और समाज में रह करके वह एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जब तक कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति अकेला अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, किसी न किसी रूप में वह एक दूसरे पर निश्चित रूप से आश्रित रहता है और इसी आश्रित होने के कारण ही वह दूसरे के साथ कुछ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और इसी जो आदान प्रदान की व्यवस्था है, आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, विचारों के, भावनाओं के, संप्रत्यय के, सिद्धांतों के आदान प्रदान की जो ये प्रक्रिया है, इसी को संप्रेषण कहा जाता है। अगर यह आदान प्रदान नहीं होगा तो हम अपनी बात को किसी दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे या दूसरे की भावनाओं को हम नहीं समझ पाएंगे और जब अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, दूसरे की बात हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी तो हमारे बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। तो यह जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहा जाता है। तो अगर साधारण भाषा में, साधारण शब्द में हम संप्रेषण को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो ये संप्रेषण है, इसको अगर हम तोड़ें तो दो शब्द होगा, एक सम होगा और एक प्रेषण होगा। सम का मतलब होता है बराबर और प्रेषण का मतलब भेजना। सम का मतलब होता है बराबर और प्रेषण का मतलब भेजना। तो बराबर से आशय यहाँ हम ले सकते हैं कि भली प्रकार, यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही उसी को बराबर कहा जाएगा। तो भली प्रकार से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे तक भेजना, इसी को संप्रेषण कहा जाएगा। ये साधारण शब्दों में हम बात कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो जो संप्रेषण है उसका अंग्रेजी होता है कम्युनिकेशन। और ये जो कम्युनिकेशन है वह लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सामान्य या उभयनिष्ठ या कह सकते हैं साझा। फिर से एक बार देखते हैं कि जो ये संप्रेषण है, संप्रेषण की जो अंग्रेजी है उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है और जो कम्युनिकेशन है वह लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सामान्य, उभयनिष्ठ या साझा। तो सामान्य, उभयनिष्ठ या साझा का मतलब क्या हुआ कि अपने जो सब में पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि यह किसी में ना पाया जाता हो। अगर यह नहीं पाया जाएगा तो वह व्यक्ति या वह प्राणी उस समाज से कट जाएगा और उसका अस्तित्व भी नहीं रह जाएगा। तो जो सब में पाया जाता है वही संप्रेषण है। तो कहने का मतलब ये है कि संप्रेषण के बिना कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई समूह अस्तित्व में नहीं रह सकता है। तो सामान्य उभयनिष्ठ का मतलब ही यही है कि ये सब में पाया जाएगा, बिना इसके किसी का अस्तित्व नहीं है। ना तो किसी व्यक्ति का अस्तित्व है, ना तो किसी संगठन का अस्तित्व है और ना तो किसी समूह का अस्तित्व है। जब हम एक दूसरे के विचारों को, भावनाओं को, सिद्धांतों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो वह व्यक्ति, वह समूह,
या वह संगठन कभी उसके अस्तित्व की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो संप्रेषण अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। यह लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है, जिसका जो अर्थ होता है वो सामान्य होता है या उभयनिष्ठ होता है या साझा होता है, यानी कि कॉमन जिसको हम बोलते हैं। तो कॉमन का मतलब ही है जो सब में पाया जाता हो, जो उभयनिष्ठ हो, जो विशेषता सब में पाई जाती हो वही कॉमन होती है। तो संप्रेषण के बिना हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संगठन का, किसी भी समूह का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और हम चूंकि यहाँ शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो एक जो शिक्षक होता है या शिक्षा होता है जो अपनी भावनाओं और विचारों को यदि विद्यार्थियों तक एक शिक्षक नहीं पहुंचा पाता है तो उसका शिक्षा व्यर्थ है। जिस रूप में, जिस भाषा में जैसा वह पहुंचाना चाहता है उसी रूप में वह अगर बच्चों तक पहुंचता है और बच्चे उसी रूप में उसको समझ पाते हैं तब तो कम्युनिकेशन ठीक है। और अगर वह उस रूप में बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो एक बार हम अगर फिर से चर्चा करें तो संप्रेषण को अगर हम दो भागों में बांटें, इसका संधि विच्छेद करें तो सम और प्रेषण होगा। सम का मतलब भली प्रकार से और प्रेषण का मतलब भेजना, यानी कि अपने जो विचार हैं, अपनी जो भावनाएं हैं उसको दूसरे तक भली प्रकार से भेजना ही संप्रेषण होता है। अगर उसको हम अंग्रेजी में देखें तो संप्रेषण को कम्युनिकेशन कहा जाता है। और कम्युनिकेशन जो है लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सामान्य, उभयनिष्ठ या साझा। और सामान्य, उभयनिष्ठ या साझा का मतलब होता है कि जो सब में पाया जाता हो, ऐसी विशेषता जो सब में पाई जाती हो उसी को उभयनिष्ठ कहा जाएगा, उसी को सामान्य कहा जाएगा, उसी को कॉमन कहा जाएगा, उसी को साझा कहा जाएगा। और संप्रेषण एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी में पाई जाती है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई समूह हो, चाहे जहां हम बात करेंगे तो सब में पाई जाएगी। बिना संप्रेषण के कोई समूह, कोई व्यक्ति, कोई संगठन की हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो ये संप्रेषण का अर्थ हो गया। और अगर संप्रेषण के परिभाषा की बात की जाए, संप्रेषण के परिभाषा की बात की जाए तो पहली परिभाषा हम दे रहे हैं, ब्रूकर ने दिया है। ब्रूकर ने कहा है कि संप्रेषण वह है जो अर्थ से परिचित कराता है, अर्थ से परिचित कराता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश ले जाता है। तो ब्रूकर ने कहा कि संप्रेषण वह है जो अर्थ से परिचित कराता है। अर्थ से परिचित कराने का मतलब कि जो हमने कुछ संप्रेषण किया, जो हम कुछ बोले, अगर अगला उस अर्थ को नहीं समझ पाता है, उसको नहीं समझ पाया, तो इसका मतलब संप्रेषण नहीं हुआ। जब तक वह जिस रूप में हम उसको समझाना चाहते हैं, जिस बात को हम उसको समझाना चाहते हैं, अगर उसी बात को उसी रूप में वह नहीं समझता है तो इसका मतलब कि संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं हुई। तो ब्रूकर ने वही कहा है कि संप्रेषण वह है जो अर्थ से परिचित कराता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश ले जाता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक जो संदेश जिस रूप में पहुंचाना चाहता है, अगर दूसरा व्यक्ति उस संदेश को उसी रूप में ग्रहण करता है तो यही प्रक्रिया होती है संप्रेषण की प्रक्रिया। और इसी को ब्रूकर ने स्पष्ट किया है। अगर दूसरा हम बात करें तो दूसरी परिभाषा मैरीहस की है। और मैरीहस ने कहा है कि संप्रेषण तथ्यों, विचारों, चिंतन तथा संवेगों के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। मैरीहस ने कहा कि संप्रेषण तथ्यों का, विचारों का, चिंतन का, संवेगों का आपसी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जो आदान प्रदान होता है उसी की एक प्रक्रिया है। ये कहा है मैरीहस ने। एडगर डेल ने कहा है
परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। एडगर डेल ने कहा कि परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। तो अगर बात किया जाए संप्रेषण का अर्थ, तो भली प्रकार से जो अपने भावना है, अपने विचार है, हमारे जो सूचना है, वह दूसरों तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। परिभाषा ब्रूकर ने कहा कि संप्रेषण वह है जो अर्थ से परिचित कराता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश ले जाता है। एडगर डेल ने कहा परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। एक दूसरे से जो सूचना और विचारों का आदान प्रदान होता है वही संप्रेषण कहलाता है। अब हम बात करेंगे संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में बात की जाएगी। तो संप्रेषण की विशेषता की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि संप्रेषण जो होता है वह गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक का मतलब होता है यह गतिशील होता है, हमेशा यह चलता रहता है, रुकता नहीं है। एक बात, एक विचार, एक भावना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ये प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को पढ़ाता है, वही विद्यार्थी फिर आगे चल के फिर अपने, अगर टीचर हुआ तो फिर अगली पीढ़ी में पहुंचाएगा, फिर वही पीढ़ी फिर अपने अगली पीढ़ी में पहुंचाएगा। इसका मतलब कि वो जो संप्रेषण हुआ वह कभी स्थिर नहीं रह सकता, वह हमेशा ही गत्यात्मक रूप में ही चलता रहता है। फिर हम कह सकते हैं कि जो संप्रेषण है वह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का मतलब किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर के ही भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान होता है। बिना उद्देश्य के कक्षा में संप्रेषण होता है तो उसका उद्देश्य होता है कि उन बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे उनका जो भावी यानी आने वाला जो समय है उसमें वे सुखी हों, अपने वातावरण में वो अनुकूलन कर सकें। ये उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को लेकर के वहां संप्रेषण किया जाता है। फिर आगे हम कह सकते हैं नंबर 3 पे कि संप्रेषण जो होता है ये द्विध्रुवी प्रक्रिया है। बिना दो ध्रुवों के अपनी भावनाओं विचारों का हम आदान प्रदान करेंगे तो किसके साथ करेंगे, बिना किसी के रहे तो होगा नहीं। तो संप्रेषण हमेशा हमेशा कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो ये द्विध्रुवी प्रक्रिया है। एक जो होगा अपने भावनाओं विचारों का को दूसरे तक पहुंचाएगा, यानी एक भेजने वाला होगा, और एक प्राप्त करने वाला होगा, यानी एक रिसीव करने वाला होगा। तो संप्रेषण जो होगा वो द्विध्रुवी प्रक्रिया है। जब तक 2 ध्रुव नहीं होंगे तब तक संप्रेषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर कह सकते हैं कि ये जो संप्रेषण होता है यह लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। लिखित का मतलब कि लिख करके अपनी भावना और विचार को हम किसी तक पहुंचा दें, और मौखिक का मतलब होता है कि हम बोल चाल करके किसी के आमने सामने बैठ करके बातचीत करके हम उस अपनी भावना को दूसरे तक पहुंचा दें। शाब्दिक का मतलब होता है चाहे लिखित रूप में या मौखिक रूप में हम अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरे तक पहुंचाएं। अशाब्दिक का मतलब होता है कि कुछ ऐसे शारीरिक एक्सप्रेशन होते हैं, उन्हीं एक्सप्रेशन के माध्यम से, जैसे गुस्सा होता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, देख करके ही पता चल जाता है कि वह आदमी गुस्से में है। जब वह खुश होता है तो उसके चेहरे पे ही ऐसे भाव आ जाते हैं कि देख करके ही लगता है कि वो प्रसन्न है। जब कोई किसी के हाँ में हाँ मिलाता है तो केवल सर हिला करके ही बता देता है कि हाँ मैं आपके भावनाओं और विचारों से सहमत हूँ, या अगर नहीं कर रहा है तो सर हिला करके ही बता देता है, और हमको समझ में आ जाता है कि वह हमारे विचारों और भावनाओं से सहमत नहीं है। तो जब हम केवल जो हमारे हाव भाव हैं उन्हीं हाव भाव के द्वारा ही जब अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं तो यही अशाब्दिक संप्रेषण होता है। अगर अगले विशेषता की बात करें
तो कह सकते हैं कि संप्रेषण जो है ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया मतलब हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं देख करके किसी स्थान पे होगा और किसी स्थान पे नहीं होगा, हर जगह पर संप्रेषण होता है। तो संप्रेषण जो है वह सार्वभौमिक क्रिया है, हर प्रकार के प्राणियों में यह पाया जाएगा। जब तक संप्रेषण नहीं होगा तब तक उनमें जो परस्पर संबंध होते हैं वो संबंध ही नहीं बनेंगे। फिर आगे हम कह सकते हैं कि संप्रेषण जो है वह सामाजिक वातावरण में यह प्राप्त होता है। सामाजिक वातावरण का मतलब अगर समाज से कट करके कोई व्यक्ति रहेगा तो वह अच्छा संप्रेषण नहीं कर सकता है या संप्रेषण कर ही नहीं सकता है। संप्रेषण वह सीखेगा कहाँ से? और फिर कह सकते हैं कि संप्रेषण जो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी बंद नहीं होती है। और उत्तम शिक्षण के लिए यह बुनियादी तत्व है। अगर कोई शिक्षक का संप्रेषण अच्छा नहीं है, वह संप्रेषण सही रूप से नहीं कर पाता है, तो अपनी बात को वह बच्चों तक उसी रूप में नहीं पहुंचा पाएगा जिस रूप में वह पहुंचाना चाहिए। और जब उसी रूप में वह बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएगा तो इसका मतलब होता है कि वह बच्चे समझ नहीं पाएंगे। और जब बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि संप्रेषण हुआ ही नहीं। प्राचीन काल में जब संप्रेषण एक व्यक्ति ने बोल दिया, कह दिया, दूसरा व्यक्ति समझे या ना समझे, संप्रेषण हो गया माना जाता था। लेकिन आधुनिक काल में जब तक हम जिस रूप में, जिसके पास जो चीज, जो विचार, जो भावना हम पहुंचाना, जिस रूप में पहुंचाना चाह रहे हैं, अगर उसी रूप में वह नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि संप्रेषण नहीं हुआ। अब फिर कह सकते हैं कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, संप्रेषण की प्रक्रिया में पृष्ठपोषण आवश्यक है। जब तक हमको पृष्ठपोषण नहीं मिलेगा तब तक हम आगे बढ़ने का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि हमको पृष्ठपोषण मिलता रहे। शिक्षक पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब उसने मूल्यांकन किया तभी उसको पता चला कि हमने जो पढ़ाया वो उसका रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट जब उसको पता चला तब वह फिर आगे की पृष्ठभूमि, आगे की जो उसकी बातें हैं वो फिर करना शुरू किया। जब तक उसको अपना पृष्ठपोषण नहीं मिला तब तक वह नहीं कर सकता है। तो जो संप्रेषण की विशेषताएं हैं उसमें अगली विशेषता हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। संप्रेषण जो है वो परस्पर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं। पहला है कि संप्रेषण गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक का मतलब होता है कि यह कहीं रुकता नहीं है, निरंतर रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी इसके सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। फिर उद्देश्य, जो संप्रेषण होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। बिना किसी उद्देश्य के हम अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान नहीं करते हैं। जब तक दो लोग नहीं होंगे, एक सूचना भेजने वाला और एक सूचना प्राप्त करने वाला, तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। तो इसका मतलब होता है कि संप्रेषण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। चौथा है संप्रेषण लिखित, मौखिक, शाब्दिक, अशाब्दिक किसी रूप में हो सकता है। संप्रेषण सार्वभौमिक है, ये हर जगह होता है। ऐसा नहीं है किसी स्थान पे होगा, किसी पे नहीं होगा, किसी प्राणी में होगा, किसी में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। संप्रेषण सार्वभौमिक प्रक्रिया है और यह सामाजिक वातावरण में अच्छी तरीके से चलता रहता है। और
उत्तम शिक्षण के लिए यह जरूरी है कि संप्रेषण अच्छे से हो। जब तक एक शिक्षक अच्छा संप्रेषण करता नहीं होगा, तब तक वह अपनी भावनाओं और विचारों को बच्चों तक पहुंचा नहीं पाएगा। संप्रेषण की प्रक्रिया में पृष्ठपोषण आवश्यक होता है कि जब तक उस शिक्षक को उस व्यक्ति को रिजल्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक फिर वह आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, आगे बढ़ने में उसको समस्या होगी। और बिना संप्रेषण के हम परस्पर संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। हम एक दूसरे के मित्र तब बनते हैं जब हमारे विचार और भावना मिलते हैं। जब तक विचार और भावना नहीं मिलेंगे, तब तक हम एक दूसरे के मित्र नहीं बन सकते हैं। तो पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया में संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह इसकी एक विशेषता है। अब अगर हम संप्रेषण के महत्व के बारे में चर्चा करें कि संप्रेषण का क्या महत्व है, तो चूंकि संप्रेषण महत्व या आवश्यकता तो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, चूंकि हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, हम संप्रेषण जो पढ़ रहे हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंध में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें ज्ञान का, बोध का, समझ विकसित करने के लिए होता है। बच्चों में ज्ञान, बोध, समझ विकसित करने के लिए शिक्षण होता है। और ज्ञान, बोध और समझ विकसित करने के लिए संप्रेषण एक आवश्यक तत्व है। जब तक संप्रेषण अच्छे से नहीं होगा, तब तक उनमें ज्ञान, बोध और समझ विकसित नहीं होगा। तो एक शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि उसमें संप्रेषण की जो क्षमता हो वो उच्च स्तर की हो। जब तक उसमें उच्च स्तर की संप्रेषण की क्षमता नहीं होगी, तब तक वह अच्छा शिक्षण नहीं कर सकता है। और जब क्लास में शिक्षण का कार्य होता है, यानी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और निरंतर जब क्लास में वह चलती है, तो उस समय जो कक्षा का वातावरण हो वह लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण हो। तो लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण में शिक्षक अपनी बात को बच्चों तक और बच्चे अपनी बात को शिक्षक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और अगर लोकतांत्रिक रूप से यह कार्य नहीं होगा, तो शिक्षक केवल बच्चों तक अपनी बात पहुंचा देगा और बच्चे समझे या ना समझे तो वह प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी, जब तक बच्चे अपने विचारों और भावनाओं को शिक्षक से साझा ना करें। तो इस प्रक्रिया में दोनों का सक्रिय रहना आवश्यक होता है। शिक्षक भी सक्रिय रूप से उसमें भाग ले और छात्र भी सक्रिय रूप से भाग ले, और निरंतर अपने विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान के द्वारा उस क्लास को आगे बढ़ावे, जिससे शिक्षण जो हो वह प्रभावशाली हो। तो एक बात ये निकल के आया कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें संप्रेषण जो है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बिना संप्रेषण के कुछ हो ही नहीं सकता है। जब तक लोकतांत्रिक रूप से शिक्षक और छात्र अपनी विचारों और भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक वह अधूरी प्रक्रिया मानी जाएगी। तो इसकी आवश्यकता झलक रही है कि शिक्षण में इसकी आवश्यकता क्या है। अगर हम पॉइंट में बात करें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि संगठन, कोई भी संगठन होगा, संगठन के लक्ष्यों को स्थापित करने में, संगठन के लक्ष्यों को स्थापित करने में, लक्ष्य कोई ना कोई उद्देश्य बनाया जाएगा उस संगठन का। तो संगठन का लक्ष्य या उद्देश्य कैसे स्थापित किया जाएगा? उस संगठन के जो सदस्य होते हैं उनसे परस्पर बातचीत करके ही उस संगठन का उद्देश्य निश्चित किया जाएगा। और नंबर 2 है कि इसका जब प्रचार प्रसार करना होगा, तो प्रचार प्रसार करने में भी संप्रेषण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, उसकी आवश्यकता होगी। फिर हम कह सकते हैं कि जो संगठन है उस संगठन को संगठित करने में, संगठन को संगठित करने में भी संचार की भूमिका महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक शिक्षण संस्थान है, उसमें प्रबंधक, प्रिंसिपल, टीचर और शिक्षणेतर कर्मचारी, छात्र, चपरासी तमाम लोग होंगे। और जब तक अपनी बात को दूसरे तक, यानी अगर प्रबंधक हो और वह प्रिंसिपल की बात ना सुने, तो निश्चित रूप से उसका विपरीत प्रभाव उस संस्था पर पड़ जाएगा।
प्रिंसिपल अगर शिक्षकों की बात ना सुने, शिक्षक अगर बच्चों की बात ना सुने, तो एक दूसरे के मध्य जो संप्रेषण हो वो अच्छे से होना चाहिए। और जब तक संप्रेषण अच्छे से नहीं होगा तब तक एक दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी और वहां पे वो समस्या बरकरार रहेगी। तो संगठन को संगठित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है संप्रेषण। अगर अगली विशेषता की बात करें तो योजनाएं विकसित करने में, योजनाएं विकसित करने में किसी भी कार्य की सफलता या असफलता उसकी योजना पर ही निर्भर करती है कि योजना उसका किस प्रकार से बनाया गया है। और योजना अकेले नहीं बनता है, योजना लोगों को मिला करके ही बनाया जाता है। अगर किसी संगठन की योजना बनाना है, किसी समूह की योजना बनाना है, तो सबसे हम सबके विचारों को लेंगे और उसका कंक्लूजन निकाल करके हम उसका एक योजना बना करके तैयार करेंगे। तो योजना बनाने में भी संप्रेषण जो है वह एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और फिर कह सकते हैं कि जो व्यक्तियों के निष्पादन हैं, व्यक्तियों के निष्पादन हैं पर नियंत्रण रखने में, व्यक्तियों के निष्पादन पर नियंत्रण रखने मतलब निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस। एक व्यक्ति क्या करता है और क्या कर सकता है। आज आप देखे होंगे कि फैक्ट्रियों में एक एचआर ह्यूमन रिसोर्स का एक पद है। ह्यूमन रिसोर्स करता कुछ नहीं है, केवल और केवल वहां पे जितने भी कामगार होते हैं उनसे बातचीत करके, यानी कम से कम संसाधनों में जब अधिक से अधिक हम उत्पादन करते हैं तो यह क्या होता है, एक मैनेजमेंट होता है और वह एचआर वही करता है। तो व्यक्तियों का जो निष्पादन है, जो परफॉर्मेंस है, वो कैसे बढ़ेगा कि जब तक हम उनको अपने तरीके से, एक जो उस समूह का जो लीडर है अपने से नीचे वालों से वह जब तक बातचीत नहीं करेगा, तब तक उसको प्रोत्साहित नहीं करेगा, उसको कुछ इंसेंटिव नहीं देगा, तब तक वह उस तरीके का निष्पादन नहीं देगा, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं देगा जिस तरीके से उसको देना चाहिए। तो जो व्यक्तियों के निष्पादन है उसमें भी संप्रेषण जो है एक अच्छी भूमिका अदा करता है। अब किसी भी संगठन के सदस्यों का चयन करने में, संगठन के सदस्यों का चयन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चयन करना है, सबसे पहले साक्षात्कार होता है, बातचीत होता है, उसके बाद ही उस कर्मचारी को हम अपने यहाँ रखते हैं। तो बातचीत करने से हम क्या पता लगाते हैं, बातचीत करने से हम पता लगाते हैं कि यह व्यक्ति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और जब हमको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कर सकता है, तो हम उसको अपने यहाँ रख लेते हैं। तो एक बार फिर से हम दोहराते हैं कि संप्रेषण की जो आवश्यकता या महत्व है, सबसे पहले संगठन के लक्ष्यों को स्थापित करने में ही संगठन संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। उसको फिर प्रचार प्रसार किया जाएगा। संगठन को संगठित करने में, जब तक एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी तब तक संगठन संगठित नहीं रहेगा। योजनाओं को विकसित करने में, योजनाओं को आगे बढ़ाने में, व्यक्तियों के परफॉर्मेंस में, संगठन के सदस्यों को चयन करने में, ये तमाम प्रकार की आवश्यकता जो है वह बिना संप्रेषण के पूरा हम नहीं कर सकते हैं। तो संप्रेषण जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। और अगर हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो बिना अच्छे संप्रेषण के एक जो शिक्षक होगा वह क्लास में अपनी बातों को, अपने विचारों को या जो सूचना पहुंचाना चाहता है बच्चों तक, वह सूचना बच्चों तक पहुंचा नहीं पाएगा। और जब वह सूचना बच्चों तक पहुंचा नहीं पाएगा उसी रूप में जिस रूप में पहुंचाना चाह रहा है, तो वह जो कुछ बताना चाह रहा है, जो कुछ समझाना चाह रहा है, वह बिना किसी मतलब का हो जाएगा और जो करना चाह रहा है वह अधूरा रह जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।